हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा। और जैसा कि मैंने आपको करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और एक मेंस के लेवल का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक ऑब्जेक्टिव जो आपके फेज़ 1 के लिए इंपॉर्टेंट है उसे भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एशियाज इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट विच इज़ रिलीज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली। तो क्या इसके आउटकम्स है, क्या हाईलाइट्स है और क्या इन्होंने डिस्कस किया है, वो सारी बातों को आज हमें डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली मुझे देना पड़ेगा और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी वीडियो में पता चल ही जाएगा। लेकिन इनिशियली फेज पे मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि फेज 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज और करेक्ट। First statement is the bank admit the member of the UN Economic and Social Commission for the Asia and Pacific. China control the highest number of share which is about 15.5% of the ownership of the bank. And third statement is India is the founding member of the Asian Development Bank. इनमें से कौन कौन से statement है जो correct है? केवल one, only one, 1 and 2 only, 1 and 3 only and थर्ड only। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए तो इनके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको वीडियो में मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। हमारा टॉपिक हमें क्लियर हो चुका है कि हम बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो रिसेंटली एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की है इन अप्रैल 2024, उसके आउटकम्स क्या हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इंडिया के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे और एशिया के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया कॉन्टिनेंट या एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए ही काम करता है और इनको ही फंडिंग करने का काम भी करता है। तो सबसे पहले इन्होंने इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब इंडिया के जीडीपी को रिवाइज किया है फॉर FY24 एंड FY25। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरकास्ट क्या किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2024 में 7% होगी एंड 2025 में ये 7.2% होगी। पहले इन्होंने 2024 FY24 के लिए कहा था कि 6.7% हमारी जीडीपी रहेगी, लेकिन वापस से डेटा को रिवाइज किया है और कहा है कि 7% अब होगी। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया की जीडीपी FY24 में 7% एंड FY25 में 7.2% एस्टिमेट की गई है। क्लियर है? डन। अब क्या फैक्टर है जो कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? क्या रीजन है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होगी? कुछ तो रीजन होगा ना। बिल्कुल, इन्होंने रीजन भी बताया है। सबसे पहला रीजन इन्होंने बताया है हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम चलता है जो कि मेंशन किया गया इस रिपोर्ट में, वो है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसको अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। राइट, तो हमारे देश में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रन हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और आपके बजट में भी आपने देखा होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, पहला रीज़न ये है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग PMI, तो मैन्युफैक्चरिंग PMI भी इंडिया का इंक्रीज हुआ है विच इज़ 59.10 पॉइंट, जो कि अपने आप में ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो PMI इंडेक्स होता है जो कि S&P ग्लोबल रेडी करने का काम करता है, इसमें रैंकिंग 0 से लेकर आपको 100 के बीच में मिलती है। और अगर आपकी रैंकिंग, आपका स्कोर 50 अबव है मतलब आपका बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, और अगर आपकी स्कोर 50 से कम है मतलब आपका जो बिजनेस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा जा रहा है। क्लियर? और हमारा स्कोर अच्छा है मतलब 59.10 अप्रोक्सीमेट है, मतलब हमारा बिजनेस, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। क्लियर? नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे देखेंगे लगातार फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में। आप देखते हैं आए दिन कुछ नए स्टार्टअप्स ओपन होते हैं, नई कंपनीज बनती हैं जो यूनिकॉर्न बन जाती हैं। मतलब हाँ, रियल एस्टेट में, फाइनेंस के सेक्टर में हमारा ग्रोथ हो रहा है, जिसके कारण एशिया की ग्रोथ मतलब इंडिया की ग्रोथ भी रजिस्टर की जाएगी। इसलिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को वापस से रिवाइज किया गया विच इज 7%।
एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ भी देखा गया है, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ भी हुआ है जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इंडिया में। और मॉनेटरी पॉलिसी, लगातार आरबीआई ने इंडिया की जो रेपो रेट है उसको चेंज नहीं किया, विच इज 6.5%। ये भी एक की फैक्टर बताया गया जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। तो अगर बात करो तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है और एशिया कॉन्टिनेंट में आपको कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी और एक इकोनॉमिक हब भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना, जापान, इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज आप देखोगे एशिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, राइट। अब यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने 2024 के लिए एशिया कॉन्टिनेंट में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी ग्रोथ फॉरकास्ट की है 4.9 एंड सिमिलर फॉर FY25, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट अगर आपने देखा है तो एशियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2024 इज 4.9 एंड सिमिलर फॉर FY25। डन। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है, आई थिंक याद हो गया होगा आपको, ठीक है। 3 डेटा हो गए, 7, 7.2 एंड 4.9। अब यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज एशिया के बारे में बात हो रहा है इसमें आपको 46 मेंबर्स देखने को मिलेंगे जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस पूरी रिपोर्ट में इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन ट्रेंड, मतलब महंगाई कितनी रहने वाली है एशिया में। इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे लिए तो इन्फ्लेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्फ्लेशन ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो इन्फ्लेशन इन एशिया इज एक्सपेक्टेड टू द मॉडरेट होगा, ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई, ओके। फोरकास्टिंग है 3.2% फॉर 2024 एंड 3% इन 2025। ये इन्फ्लेशन रेट इन्होंने एस्टिमेट किया है। डन। रिस्क एंड चैलेंजेस भी बताए हैं इन्होंने। कहा जिस तरीके से हमास और आप देख रहे हैं इजराइल की वॉर चल रही है, अब ईरान और इजराइल भी स्टार्ट हो चुके हैं और रशिया और यूक्रेन तो पहले से ही चल रहे थे, तो बहुत सारे जो रास्ते हैं जहां से ट्रेडिंग होती है वो ब्लॉक हो चुके हैं, राइट। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली एशिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पे देखने को मिलेगा। तो ट्रेडिंग के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ लो हो सकती है। फिर मॉनसून इम्पैक्ट भी बताया है कि जिस तरीके से रेनफॉल में कमी आ रही है उसके कारण हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी डिक्लाइन हो सकता है और ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि एशिया की ग्रोथ कम हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर बताए गए हैं। इसके अलावा अगर आरबीआई का डेटा आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट आरबीआई डेटा द करेंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज, हमारा जो करेंट अकाउंट डिफिसिट है वो डिक्रीज हुआ है 1.3% ऑफ द जीडीपी इन द Q2 FY24 और ये और डिक्लाइन होगा 1.2% इन द Q3 FY24, ठीक है। जो कि एक अच्छी बात है कि हमारा डेफिसिट डिक्लाइन हो रहा है। इसका ये मतलब होता है कि अब हम इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने पे फोकस करने लगे हैं और जो कि अच्छी बात है, राइट। अब यहाँ पे व्हाट आर द सेक्टर ड्राइविंग एशियाज ग्रोथ, कौन कौन से सेक्टर है जो कि एशिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहले हम वो देखते हैं। फिर इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है एशिया की ग्रोथ में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। बस आपको पॉइंट्स, अगर आपको आंसर राइटिंग पूछ ली जाए कि बताइए एशिया डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है एशिया की ग्रोथ में, आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर। तो एटलीस्ट आपको माइंड में 5 पॉइंट्स होना कि हम यूपीआई लॉन्च करते हैं, हमने रिन्यूएबल एनर्जी में काम किया है, हमारे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो मैं बस आपकी हेल्प कर रही हूँ उन पॉइंट्स को समझने में जिससे आप बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो व्हाट आर द सेक्टर ड्राइविंग एशियाज ग्रोथ, तो फर्स्ट है इकोनॉमिक पावर हाउस, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे हमें कुछ ऐसे कंट्रीज देखने को मिलते हैं जैसे कि चाइना, इंडिया, जापान, ये आपको इकोनॉमिक पावर हाउस देखने को मिलेंगे। टॉप 5 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एशिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी जो एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है वहाँ पे मिडिल इनकम एज ग्रुप काफ़ी ज़्यादा है और एक बहुत बड़ा आपका पॉपुलेशन ग्रुप भी है, जिसके कारण कोई भी नया बिजनेस ग्रोथ होता है, कोई भी नया मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। आप एक बात सोचिए, मान लेते हैं आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और भारत की ही पॉपुलेशन 140 करोड़ है, अगर सबने एक एक प्रोजेक्ट भी ले लिया तो आप तो यहाँ पे बिलियनियर बन गए ना। 140 करोड़, समझ रहे हो ना। तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन हब भी है अगर एशिया देखा जाए तो। इसके कारण इकोनॉमिक पावर हाउस कहा है। होम टू मैन्युफैक्चरिंग हब, आप देखेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे हैं। कुछ दिन पहले आपको एप्पल के बारे में बताया था कि 70% आईफोन इंडिया से एक्सपोर्ट हुए हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन जो कि इंडिया में आके आईफोन की असेंबली करती है, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह भी एशिया काम करता है। अगर आप देखेंगे तो लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एशिया डोमिनेट कर रहा है पूरे एंटायर वर्ल्ड में।
चाइना यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में सबसे आगे है, वहीं वियतनाम आपको फुटवेयर प्रोडक्शन में बहुत आगे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की बातें भी इस रिपोर्ट में कही गई हैं। नेक्स्ट है राइजिंग ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट। तो एशिया नेशन अगर बात करते हैं तो लगातार हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी इन्हांस हो रहा है, हम नए नए रूट डिस्कवर कर रहे हैं और अपना यहाँ पे ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जैसे कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी हमारे बीच में हुई, जितने भी एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है वो आपस में आसानी से ट्रेडिंग कर सके, जिसके कारण आपने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है विच इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्रिएट सिग्निफिकेंट ट्रेड ब्लॉक एंड बूस्टिंग इंट्रा एशियन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर, ए भी एक रीजन है एशिया की ग्रोथ का। नेक्स्ट है राइजिंग फाइनेंशियल सेंटर जैसे कि टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर और अब तो हमारा मुंबई भी है, और आपको मैंने बताया था 92 बिलियनियर्स आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे। एशिया में अगर बात करो तो एशिया में सबसे ज़्यादा बिलियनियर मुंबई में ही है, उसके बाद आपको बीजिंग या हांगकांग देखने को मिल रहा है, राइट। तो एक तरीके से फाइनेंशियल सेंटर की तरह भी हम बढ़ रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है हम एआई में भी काम कर रहे हैं और स्टार्टअप्स के मामले में भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे है व्हाट इज द इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द एशिया ग्रोथ। एशिया की ग्रोथ में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले आप बताओगे रीजनल कनेक्टिविटी। कुछ दिन पहले ही मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था आपसे यहाँ पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में, और हम नया रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। जब से वो रेड सी वाला रास्ता ब्लॉक हो रहा है तो हम यहाँ से चेन्नई पोर्ट से व्लादिवोस्टोक रशिया तक कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम मुंबई से जाते हैं रशिया तक, क्लियर, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो रहा है तो हमने नया रास्ता खोजने की कोशिश की। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आपका एशिया से यूरोप तक कनेक्टिविटी, किस तरीके से हम ट्रेडिंग बढ़ा सकते हैं, तो हम इस कॉरिडोर पे भी फोकस कर रहे हैं। और ये इनिशिएटिव किसका है? इंडिया का ही तो है, इसलिए इंडिया का ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इंडिया रीजनल कनेक्टिविटी पे फोकस कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया ने ही तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था 2015 में फ्रांस के साथ मिलके। मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, जिसके कारण हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में भी यूनाइटेड नेशन की हेल्प कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी अगर आप जनरेट कर पा रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि आपकी फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी है वो डिक्लाइन होगी, तो एक क्लीन एनवायरनमेंट होगा, सस्टेनेबिलिटी की तरफ आप डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो ये भी तो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्लियर। नेक्स्ट है यूनिफाइंग एशिया विथ यूपीआई। तो ये एक बहुत बड़ा आप गेम चेंजर पॉइंट हो सकता है आपके राइटिंग में, क्योंकि लगातार हम यूपीआई को जिस तरीके से, यूपीआई और रुपे कार्ड को भी मेंशन कर सकते हो, जिस तरीके से हम डिफरेंट कंट्रीज में इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। रिसेंटली हमने नेपाल में भी देखा कि हमने फोन पे के साथ मिलकर यूपीआई को वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसके पहले श्रीलंका एंड मॉरिशियस का नाम मैंने आपको डिस्कस किया था। फ्रांस ने भी अलग, अगर यूरोप कंट्रीज के बारे में बात करो तो फ्रांस ने भी इंडिया की यूपीआई को एक्सेप्ट किया है, करेक्ट। तो यहाँ पे लगातार इंडिया का यूपीआई फैलता जा रहा है, तो ये भी एक इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्लियर। जितना फास्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सिंपल, क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप देखिएगा रामनवमी का उत्सव चल रहा है, तो हमारे ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे अगर आप जाएंगे तो जो भी प्रोडक्ट आप देख पाते हैं वहाँ पे, जैसे कि पीडीएफ बंडल कोर्स है, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन फेज़ 1 और फेज़ 2 की तैयारी आपको करनी है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो सब में आपको 42% ऑफ मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप भी हमारी टीम के साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट में व्हाट इज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। रीजनल क्यों बोला? क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्री को ही ये फंडिंग करने का काम करता है, करेक्ट। दैट प्रोवाइड लोन्स एंड द इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द इट्स मेंबर कंट्रीज। इसका फॉर्मेशन 1966 में हुआ था अंडर द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नाउ नोन एज ESCAP, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के नाम से आज हम इसे जानते हैं, क्लियर। हेडक्वार्टर का कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है, और इंडिया भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एंड फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? इंडिया है। तो फर्स्ट कौन है? जापान। जापान सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, और सबसे ज़्यादा जो वोटिंग राइट्स भी हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में वो जापान के पास हैं, ठीक है। फ्रॉम 31 मेंबर एट इट्स एस्टेब्लिशमेंट ADB नाउ हैज़ 68 मेंबर्स। पहले जब इसका फॉर्मेशन हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक का तब 31 मेंबर थे, और आज आपको 68 मेंबर्स देखने को मिलेंगे।
ठीक है, जिसमें से 49 मेंबर जो हैं वो रीजनल मेंबर है, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। 19 जो मेंबर है वो नॉन रीजनल मेंबर हैं, मतलब जो एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करते, वो आपको नॉर्थ अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज से देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में फंडिंग करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो रीजनल मेंबर भी क्लियर है और आपके नॉन रीजनल मेंबर्स भी आपको क्लियर है। जैसा कि मैंने कहा कि जापान का कंट्रोल हाईएस्ट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर जापान के पास है, विच इज 15.5%। मतलब ओनरशिप सबसे ज्यादा किसके पास है? जापान के पास आपको देखने को मिल जाएगी। और वोटिंग राइट्स भी, वोटिंग पावर भी जापान के पास आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। फिर यूएसए आएगा। आप कहेंगे यूएसए तो एशिया का पार्ट नहीं है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये नॉन रीजनल मेंबर है जो कि फंडिंग कर रहा है, करेक्ट। अब एरिया ऑफ फोकस क्या है? तो हमारा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की डायरेक्शन में काम करता है, और इसके जो की फोकस एरियाज हैं जिसके लिए वो फाइनेंसिंग कर रहा है, फंडिंग दे रहा है या लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो है एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, फाइनेंस सेक्टर एंड क्लाइमेट चेंज। आप देखिए, इंडिया को भी जब लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है तो इन्हीं सेक्टर में बेसिकली लोन प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो साउथ एशिया में आता है इंडिया, और इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि मैंने सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और वीडियो पसंद आता है तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे साथ कनेक्ट होकर इस तरीके की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गेन कर सको। सो टेक केयर एंड बाय बाय।